बारे में आप लोग को पता होनी चाहिए। तो राष्ट्रवाद के बारे में आपको बताएंगे कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है नेशनलिज्म। क्या होता है? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का अर्थ होता है कि अपने देश के प्रति सोचना, अपने राष्ट्र के प्रति सोचना, और अपनी भूमि के प्रति सोचना, अपने क्षेत्र के प्रति सोचना और अपने लोगों के प्रति सोचना। इस भावना को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। अगर भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद नाम का कोई चीज 19वीं सदी तक नहीं। जबकि अगर यूरोप की बात किया जाए, कंसंट्रेट हो जाएगा कि अगर जबकि यूरोप की बात किया जाए तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जो जागरण है या राष्ट्रवाद की भावना जो जागृत हुआ, वो राष्ट्रवाद की जो भावना वहां 17वीं सदी में ही जागृत हो गया था। और 17वीं सदी में जो है आपको बताएंगे कि जो राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का जो श्रेय जाता है यूरोप में, उस व्यक्ति का नाम है नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि नेपोलियन जो है वो फ्रांस में था और फ्रांस में होते हुए उसने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जगा दिया। और इसी का नतीजा रहा कि लोग जर्मन बात सोचने लगे, इटली बात सोचने लगे, अमेरिकी बात, ब्रिटिश बात, और वहां पर लोगों में नस्लवाद का शुरुआत हुआ और वो नस्लवाद का ही नतीजा था राष्ट्रवाद। लेकिन भारत की बात किया जाए तो भारत में न तो नस्लवाद था, न तो राष्ट्रवाद था, न तो भारत में किसी को अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति सोचने का नजरिया था, कुछ भी नहीं था। भारत पर राष्ट्रवाद की भावना का अभाव ही मुगलों का शासन रहा, मुगल वंश का शासन रहा, और 200 साल लगभग शासन यूरोपीय लोगों का रहा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि भारत में 19वीं सदी में राष्ट्रवाद की भावना जाके ऐसा क्या घटना हुई कि भारत में 19वीं सदी में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुआ और वो राष्ट्रवाद की भावना ने भारत में आंदोलन, उसमें भी राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र किया। और वो राष्ट्रवाद की भावना की जागृति का कारण क्या था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद की भावना आकस्मिक रूप से जागृत नहीं होती है। इसके पीछे कई कारण होते हैं, कई सौ साल का वैचारिक क्रांति होता है और कई सौ साल क्या जो है कई दशक तक, जिसको कह सकते हैं कई दशक तक उसके लिए वैचारिक जो है उद्भेदन होता है, तब जाकर राष्ट्रवाद पैदा होता है। भारत में ऐसा क्या क्या घटना हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गया 19वीं सदी में? तो आपको पता होगा कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में एक से अधिक कारण है। पहला हमारा जो है 19वीं सदी में दार्शनिक लोगों का आगमन होता है भारत में। दार्शनिक के साथ साथ भारत में धार्मिक सुधार जो है प्लस सामाजिक सुधारक लोगों का आगमन होता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी है, राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी है, चाहे आपका अल्कॉट है, चाहे आपका एमजी रानाडे है, चाहे जो है आर्य समाज है। इन सारे लोगों ने भारत में एक वैचारिक क्रांति दिया। कोई तो कहा वेदों की ओर लौटो, कोई कहा जो है हम अपने राष्ट्र के प्रति सोचो, कोई विदेश में जाकर जो है अपनी राष्ट्रवाद की भावना, अपनी संस्कृति को इम्प्रूव कर रहे थे, जिसमें स्वामी विवेकानंद का पहला स्थान है। तो ये बात मैं बताऊंगा कि संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, लोगों की भावना के बारे में लोगों को जागृत किया जा रहा है और उसका एक बहुत बड़ा नतीजा था वैचारिक क्रांति, और ये था इन लोगों का विचार। दूसरा आपको पता होगा कि 1857 में एक सिपाही विद्रोह हुआ। भले विद्रोह जो है दब गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इस विद्रोह के नतीजा रहा कि आपको पता होना चाहिए कि 25 साल के अंतराल में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और 1857 के सिपाही विद्रोह के 25 साल के अंतराल में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाने का भी श्रेय था, और वो श्रेय जाता है ब्रिटिश गवर्नर को ही, जिसका नाम था लॉर्ड डफरिन, और उस अंग्रेज अधिकारी जिसने इसकी स्थापना किया उसका नाम था यूर।
फिर एक बात आपको बताएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना है, उस राष्ट्रवाद की भावना में एक लोगों को अपने लोगों के प्रति लगाव और अब लोगों की जो है भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति भी जो है अब भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की है। आर्थिक यानी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था जिसके कारण राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, मद्रास, बम्बई यहाँ पर रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू किया और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब एवं मध्य प्रांत में महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया। और एक भूराजस्व नीति का इतना तीव्र उद्दोहन था कि लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश अब हम पर शासन कर रहा है और वो शासन इतना हावी है कि हम पर भारत में क्या हो चुका है कि ब्रिटिश एक तरह से हावी है। और उस हावी का नतीजा रहा कि यहाँ से भी उन लोगों का वैचारिक मतभेद हुआ और राष्ट्रवाद की भावना क्या हुई, क्या हुई, जागृत। इसके बाद आपको एक बात बताएंगे कि राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि भारत में एक से बढ़कर एक पत्रिका का भी जो है विकास हो रहा था। पत्र पत्रिका का विकास ने लोगों को नवीन वैचारिक विचारधारा राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में एक बहुत बड़ा काम। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप देख सकते हैं कि भारत में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नाम सुने हो? आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वर्तमान सरकार है, ये जहां भी जाती है वो एक वहां की स्थानीय और वहां की इमोशन चीज को उठाता है और वो उसका गहरी लगाव और गहरा जो है विशेष लोगों का जो है वहां के लोगों के स्थानीय कल्चर के चीज को उठाता है, जिससे वो स्थानीय लोग उसके प्रति धीरे धीरे क्या होते चले जाते हैं, उस भावना में बह जाते हैं। और वो भावना जिसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना। जैसे आप देख सकते हैं कि कल सुभाष चंद्र बोस का 125वीं बरसों देश को 125वीं जयंती मनाया गया और भारत में पहला ट्रेन कालका मेल था जिसको इनके नाम पर रख दिया गया। 125 रुपए का सिक्का जारी किया गया। पहली बार इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजन कोलकाता में हुआ, विक्टोरिया पैलेस, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। ये समझ सकते हैं उसमें जो है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वही है ना जी। कभी राहुल गांधी निकल जाए तो आप लोग माफ कीजिएगा। तो वही बात मैं कहूँगा कि जो है नरेंद्र मोदी भाग लिए। और एक बात आपको और बात बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी की स्थानीय लोकतांत्रिक परंपरा यानी बीजेपी का जो है, आप देखिएगा कि उनकी दाढ़ी और उनकी लुक जो है उस बंगाल चुनाव से 8 महीना पहले ही उन्होंने ढालना शुरू कर दिया। और अभी एकदम आप देख सकते होंगे कि टोपी पहनते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जैसा देखते हैं, बिना छोड़ देते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। होते हैं इस चीज को कहा जाता है राष्ट्रवाद। क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। मेरी बात समझे? जहां आप एक बात समझिएगा कि देखिए 3 ही वाद है जिस पर लोग हावी हो जाता है। तीनों एक दूसरे से कट्टर विरोधी है या तीनों एक दूसरे से पूरक है, लेकिन तीनों में सबसे हाई लेवल पर कोई चीज है तो है राष्ट्रवाद। पहला है आपका जातिवाद। जातिवाद एक ऐसा चीज है जिसमें लोग बच जाते हैं और जातिवाद का तोड़ है विकासवाद, डेवलपमेंटवाद। और उसका अगला कदम है राष्ट्रवाद, जिसमें लोग जाति व्यवस्था को क्या हो जाता है, भूल जाता, स्थानीय लगाव हो जाता है लोगों का, होता है नहीं। उस चीज को कहा जाता है राष्ट्रवाद। ये चीज उठाया था नेपोलियन शासन करने के लिए। फ्रांस की क्रांति जब हुआ था तो वहां पे नेपोलियन इस चीज को उठाया और छोटे छोटे राष्ट्रों को इतना एकजुट कर दिया कि यूरोप में 200 देश का निर्माण हो गया। फिर सबको जीत लिया इसने और ये भावना जगाते चल गया कौन? नेपोलियन। और भारत में इस तरह का राष्ट्रवाद को जगाने का काम किया कौन? ब्रिटिश। कौन किया? ब्रिटिश। जिसमें एक से बढ़कर एक। और एक
इसके अतिरिक्त भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में कई जो है ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है काम था। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले भारत में कई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था। जैसे एक नाम था इंडियन एसोसिएशन, पढ़े होंगे आप लोग को, जाता है क्वेश्चन आता है ना, एसोसिएशन। एक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था ना जी। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा, एक था लैंड होल्डर सोसाइटी, एक था बंगाल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके बाद एक था भारत में मद्रास महाजन सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मद्रास महाजन सभा। ये सब लोग जो है ये सारे संस्था जो है राष्ट्रवाद का जो है उद्भेदन कर रहा था, गुणगान कर रहा था। और ये सारे संस्था को मिलाकर बाद में यही राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए जो है ये ह्यूम ने एक जिसको कह सकते हैं संस्था की स्थापना करेगा 1885 में, और उसका नाम होगा कांग्रेस। क्या नाम होगा? कांग्रेस। समझ में आया? यही है कांग्रेस, और वही कांग्रेस के चलते रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है कांग्रेस की जो है स्थापना, यहाँ पर सोचा था कि लोगों की राष्ट्रीयता दबा दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस जब स्थापित हुआ तो ये राष्ट्रवाद की भावना दबा नहीं, और राष्ट्रवाद की वो भावना जो है वो तीव्र हो गया। और तीव्र जो है कब हो गया? तीव्र तो 1905 तक आते इतना तीव्र हो गया कि स्वदेशी आंदोलन में अमार सोनार बंगला का नारा लगाया गया। नाम सुनो, अमार सोनार बंगला, बंगाल एक है, आज है। और इस तरह का वहां पर नारा लगने लगा। अब लोगों की भावना इस तरह से तेजी से विकसित होने लगा, और वहीं पर जो है इतने लिबरल पार्टी के लोग नेता थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, इन सारे नेताओं से हटकर बाल गंगाधर तिलक, जो है आपका बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, चाहे आपका और जो भी नेता है उनका आगमन हुआ। उन लोगों से लीग में हटकर एक युवा लीडर का आगमन हुआ, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान। ये तीन धारा आया। पहला बायोग्रिड धारा, जिसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आपका जो है एक और बदरुद्दीन तैयब। ये बायोग्रिड नेता है, और उन्हीं से फूटा हुआ दूसरा धारा है जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, चाहे आपका लाला लाजपत राय और बहुत सारा, सरोजनी नायडू इसी धारा से होगी। बाद में उसी में आएंगे एनी बेसेंट, बहुत सारे आएंगे उस धारा का। और उसी धारा का एक और फूटा हुआ जो है युवा लीडर होगा, जिसका नाम होगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। और इन सभी धाराओं में एक मेन धारा आएंगे, उनका नाम होगा महात्मा गांधी। फिर उनकी अलग धारा चलेगी, उनके अंदर में आएंगे कौन? तो जुड़ते चल जाएंगे आंदोलन से, चंपारण में मिल जाएंगे नरहरि पारिक, चाहे आपका राजेंद्र प्रसाद, चाहे राजगोपालाचारी, चाहे आपका महादेव देसाई, गुजरात में खेड़ा में मिल जाएंगे आपका वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, आपका 1922 तक मिल जाएंगे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, 1928 में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद अगला जो है 42 में मिल जाएंगे जयप्रकाश नारायण, और एक से अनुग्रह नारायण, श्री कृष्ण सिंह। और उनका जो धारा एक नया विचारधारा होगा वो अलग होगा। इसी को तो कहते हैं स्वतंत्रता। कुछ है, खाली क्या चाहिए? एकदम कॉन्सेप्ट चाहिए, सीधा, है ना। हम तो आपको एक भूमिका बताए कि इतिहास ऐसे पढ़ा जाता है। उसका जब हम कंटेंट पर काम करेंगे तो कंटेंट तो बहुत लंबा है जी, तो लिखे आगे टेस्ट वो भी बनाएंगे। देखिए क्लास अब सेट नहीं हुई है जी,
अगर एक दिन एब्सेंट हो जाएगा तो 2 दिन समझ में नहीं आएगा, यह बात मान लेना, इतिहास है बस। लेकिन टारगेट बैच है, क्या होता है कि 2 दिन तब तक समझ में नहीं आएगा, फिर नहीं आ जाता है चैप्टर, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए जैसे 3 दिन हम इसको पढ़ाए, आप नहीं आए, तो फिर 3 दिन नहीं समझ में आ रहा, फिर अगला दिन आगे पंचवर्षीय योजना पर, तो आपका चैप्टर क्या होता है? बिल्कुल फाउंडेशन बैच में समस्या आ जाता है कि 2 दिन एब्सेंट रहेगा तो आपको अगला चैप्टर जब तक नहीं आएगा तब तक क्या होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ आ जाता है। लिखिए पृष्ठभूमि बनाइए कि भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के कई कारण था। लिखिएगा 1-2 करके लिखिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन बनेगा किसमें, पॉइंट, समझे, और अपने अनुसार उसको लैंग्वेज में इसिमुलेट भी तो कर सकते हो, है ना। पॉइंट फर्स्ट, ठीक है, भारत का आर्थिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। देखिए विदेशी प्रशासन की क्रूर नीति, हाँ दूसरा पॉइंट, विदेशी प्रशासन की क्रूर नीति। देखिए विदेशी प्रशासन की क्रूर नीति। अगर लिखिए सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक, जैसे बोलो सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक, जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। मैं सारे पर डील करूंगा, एक भी छूटेगा नहीं, समय के साथ सब डील हो जाएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि। कितना लिखोगे, आगे लिखवाऊंगा, है ना। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं का विकास, देखिए पत्रिकाओं का विकास, ठीक है, पत्रिकाओं का विकास। देखिए जैसे, देखिए जैसे जैसे इंडियन मिरर कॉमा, इंडियन मिरर पत्रिका था ना, देखिए अमृत बाजार पत्रिका कॉमा, अमृत बाजार पत्रिका कॉमा, बहुत ना अमृत का, ठीक है, संजीवनी कॉमा, ठीक है, रोस्त गुफ्तार, रोस्त गुफ्तार लिख लेना बगल में, दादा भाई नरोजी, रोस्त गुफ्तार 1853 में निकला था, ठीक है, रोस्त गुफ्तार दादा भाई नरोजी। वैसे पत्रिका में मैं लिखवाऊंगा एक बार, ठीक है। मराठा केसरी, ये सब के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। मराठा केसरी, मराठा वो अंग्रेजी भाषा में, पता है ना, केसरी मराठी भाषा में, है ना, ठीक है। अगला हिंदू प्रकाश इत्यादि। ये इस बार दरोगा में रोस्त गुफ्तार पूछ चुका है, फर्स्ट सिटिंग में पूछा है कि सेकेंड में पूछा, हमको याद नहीं है, लेकिन ये पूछ चुका है। रोस्त गुफ्तार के लेखक कौन है, बिहारेश टाइम इस बार पूछा है, दोनों एक सिटिंग में कोई एक भी पूछा हुआ है ना।
लिखिए बिल्कुल। जरा आप सुनिए क्या हुआ कि जब ये सब पत्रिका का संचालन हुआ, मतलब ये शुरुआत हुआ, तो भारत में लोगों को लगने लगा कि जो है भारतीय, हम लोग तो बहुत पीछे हैं, अब ब्रिटिश हम पर शासन कर रही है। और ये सारा पत्रिका भारत में क्या कर रहा था, तो ये सारा पत्रिका भारत में भारतीय लोगों को राष्ट्रवाद की भावना, अमृत बाजार पत्रिका इतना जबरदस्त पत्रिका था कि उसमें राष्ट्रवाद की भावना जगा दिया। मराठा और केसरी नाम सुने होंगे, बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका था, ये सिर्फ राष्ट्रीयवाद पर लिखे रहे थे, इन्हीं के लिए तो इनको राष्ट्रवाद का विरोधी मानकर इनको अंदर कर दिया था है, और इनको डिजरेली नाशांति का दूत कर दिया। वो मैं आगे बताऊंगा इस बात को। तो यही बात बताएंगे कि ये सारे पत्रिका जो है भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जो है आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति, सब। और इसके अतिरिक्त एक क्या हुआ, एक और क्या है कि भारत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले भारत में कई और छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हो गया था, और उस छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हम कहते हैं कांग्रेस की स्थापना का पूर्ववर्ती संस्था, और उस छोटा छोटा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ, उस छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पहला जो था, पहला ऑर्गेनाइजेशन जो स्थापित हुआ था, संस्था, जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। और ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में हुआ था, और ये भारत में जो है स्थापित पहला संगठन था। इसके पहले भारत में कोई भी संगठन की स्थापना नहीं हुआ था, और पहला संगठन जो स्थापित हुआ उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। बहुत बार पूछा है कि भारत का पहला संगठन का नाम क्या है, लैंड होल्डर सोसाइटी, कब स्थापित हुआ था, लिखिए कि भारत में कांग्रेस की स्थापना के पहले कई क्षेत्रीय संस्था की स्थापना हो चुका था, जो निम्न है। चलिए लिखिए पहला लिखिए लैंड होल्डर सोसाइटी, हेडिंग देकर लिखना है सब। आप लोगों का पॉइंट में पेपर में आएगा जी, याद रखिएगा। कैसे लिखिएगा जो आपको लिख के बता दूं, देख लीजिए, ऐसे लिखिएगा लैंड होल्डर सोसाइटी, 1800 नीचे पॉइंट, दो पॉइंट सब देखिए। यह संस्था बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के जमींदारों की संस्था था। ठीक है, इसका उद्देश्य था अपने वर्ग के हितों की सुरक्षा करना। इसका उद्देश्य था अपने वर्ग के हितों की सुरक्षा करना, अपने वर्ग के हितों की सुरक्षा करना। लिखिए
पहला हेडिंग बनाएगा, लिखिएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दूसरा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फिर उसके नीचे ब्रैकेट में 1866 कब हुआ है स्थापित? 1866। नीचे पॉइंट लिखिए। देखिए इंग्लैंड में राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से भारतीय छात्रों ने जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, नाम सुने हो ना सर? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा स्थापित किया गया था। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा स्थापित किया गया था। लिखिए। तो पूछेगा कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 1866 में। किनके द्वारा? फिरोज शाह, क्या नाम है? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और दादा भाई। बड़ी पूछता है ना जी। खूब। ये पूछेगा कि ये कहाँ स्थापित हुआ? इंग्लैंड में राजनीतिक प्रसार। लिखिए अगला, इंडियन एसोसिएशन तीसरा संस्था है। ये सब कांग्रेस का कैसा है? कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था, मतलब कांग्रेस के पहले। तीसरा अगला इंडियन एसोसिएशन 1876। देखिए इस संस्था की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी नाम है पूरा, है ना? स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। देखिए इसकी सदस्यता शुल्क मात्र 5 रुपया था। देखिए इसकी सदस्यता शुल्क मात्र 5 रुपया था। कितना था? 5 रुपया। मैंने जुड़ने के लिए 5 रुपया दिया जाता है। कि इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, बोलो जी, देखिए इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था कहा जाता है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था कहा जाता है। लिखिए आगे। इस संस्था का उद्देश्य था इस संस्था का उद्देश्य था भारत में एक जनमत तैयार करना। भारत में एक जनमत तैयार करना।
भारत में एक जनमत तैयार करना। एक पॉइंट और करिए, लिखिएगा पॉइंट, लिखिएगा यह संस्था सेवा, लिखिए सिविल सेवा के भारतीयकरण के पक्ष में था। सिविल सेवा के भारतीयकरण के पक्ष में था। हाँ, सिविल सेवा के भारतीयकरण के पक्ष में था। लिख लिया, खत्म हो गया। अगला लिखिए चौथा संस्था, देखिए पूना सार्वजनिक सभा, नाम सुने हो? पूना सार्वजनिक सभा, देखिए 1870, नाम सुने हो? महादेव गोविंद रानडे का पूछता है, क्वेश्चन है वो पूछता है भयंकर। देखिए इस संस्था की स्थापना, अरे लिखो ने, एक भी क्वेश्चन छूट गया तो फिर मेरे आके कहना। एक आध को छूटना भी जरूरी है, एक आध को छूटेगा नहीं, एक आध को छूटना भी जरूरी। कितना भी लाभ कोशिश कीजिए, सेटल का अपना गरिमा होता है। तो देखिए इस संस्था की स्थापना महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया। महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया। देखिए बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यह विलय हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। देखिए कि इसका स्थापना का उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना एवं भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना एवं राष्ट्रवाद की भावना को जगाना एवं राजनीतिक चेतना को भी जगाना, जो मर गया था, है ना जी। राजनीतिक चेतना को जगाना। एक बात मैं आपको बताऊंगा, जरा सुन लो, मुझे बार बार मन कर रहा बताने का, तो वो बात बहुत जरूरी है, जरा सुनिएगा। क्या हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना जो जगाया गया, वो तो 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद जगाया गया। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊंगा कि अगर प्राचीन भारत पर नजर डालिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री पर, तो आप लोगों को एक बात मैं बहुत बढ़िया से बता देता हूँ कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम मौर्यों ने भी किया था। कौन किया था? मौर्य शासक जब चंद्रगुप्त मौर्य जब बना, तो उसको जो है भारतीयता, राजनीतिक भावना जगाया गया चाणक्य के द्वारा कि अरे तुम मौर्य हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, तुम घनानंद की हत्या कर सकते हो, तुम योग छत्र राजा बन सकते हो। और हाँ बोला जाए क्या, कोई नहीं है, वो गया कुछ काम है। जीके का बैच एक शाम में है 4 से 5 टाइम है, और वो बेसिक से शुरू हुआ है, वो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच। फीस 500 है, 3 महीने फुल कोर्स। अगर टाइम है तो फिर कल, आजकल नहीं, कल तो रिपब्लिक डे है, मतलब परसों। हाँ 4 ऐसे 2 न्यू बैच और आ रहा है फरवरी में। एक आ रहा है 7 से 8 मेडाइवल का, और 8 से 9 इकोनॉमिक्स। एक 3 फरवरी और एक 4।
तो आपको मैं बताऊंगा कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना जो जागृत हुआ, वो राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। आखिर इतने बड़े क्षेत्र पर राजा की शासन किया। मैं आपको बताऊंगा कि गुप्तों के समय भी हुआ, मौर्यों के समय हुआ, गुप्तोत्तर के समय भी हुआ, सब के समय हुआ। लेकिन जब सामंतवाद आया भारत में, जब फ्यूडल सिस्टम आया, जब राजपूत काल आया 8वीं सदी में, तो उस समय राष्ट्रवाद की भावना जग कम हो गया, क्षेत्रवाद की भावना आ गया। कौन था? क्षेत्रवाद की ये मेरा, ये आमेर है, ये परमार है, ये चौहान है, ये सोलंकी है, ये चंदेल है। लोग आपस में क्या होने लगे? लड़ने लगे। अगर सोलंकी शासक पर आक्रमण होता तो परमार लोग खुशी मनाता, परमार पर आक्रमण होए तो चौहान खुशी मना रहा है, चौहान हार गया तो चंदेल खुशी मना रहा है। गढ़वाल वंश का शासक आ है जयचंद। तो उस समय क्षेत्रीयतावाद की भावना आया। वो क्षेत्रीयतावाद की भावना में ही भारत में धीरे धीरे सारे राजपूत शासक पराजित हो गए और एक नवीन आया आगमन, उनका नाम है इस्लाम। और वो धर्म जो इस्लाम धर्म और वो वंश दो दिल्ली सल्तनत, और लगातार चलते रह गए। आपका दिल्ली सल्तनत के बाद इस तरह का गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद, तुगलक, लोधी, फिर मुगल के बाद आया तो यूरोपीय कंपनी, उसमें आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। मेरी बात समझ में आया? ईस्ट इंडिया कंपनी भी खूब भारत में जो है शोषण किया, और उसी का नतीजा रहा कि जब भारत में राष्ट्रवाद की भावना कब जागृत हुआ, जब दोनों हाथ से लूटना शुरू किया, तब पत्र पत्रिका से लोगों को जब गाना शुरू किया, हिंदू प्रकाश लिखकर, अमृत बाजार पत्रिका लिखकर, मराठा केसरी, तुम कब जाओगे, तुम पर लूट रहा, ट्रेन ऑफ वेल्थ लिख रहे हैं, रजनी पामदत्त का काम कर रहे हैं, पूना सार्वजनिक सभा काम कर रहा है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन काम कर रहा है, इंडियन एसोसिएशन काम कर रहा है, मद्रास महाजन सभा काम कर रहा है। तब जाकर भारतीय लोगों में जागना आता है और उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। उसके बाद जो फिर खड़ी हुआ वो आज आप देखते हैं मॉडर्न है। यही है ना जी, आप कुछ कहें ये बात। फिर बाद में ये राष्ट्रवाद की भावना एक नेशनल मूवमेंट आंदोलन मिलेगा, जिसका नेतृत्व करेंगे महात्मा गांधी। तो यही है। एक और संस्था है जो कांग्रेस के पहले स्थापित हुआ, उसका नाम है मद्रास महाजन सभा। वो भी बहुत पूछता है, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा स्थापित किया गया था, मद्रास में स्थापित हुआ था, 1881 से 84 तक का स्थापित हुआ। उसके बाद 85 में आया, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लिखिए मद्रास महाजन सभा, ब्रैकेट में लिखिएगा 1881 से 84 तक, नीचे पॉइंट देखिए। इस संस्था की स्थापना, देखिए इस संस्था की स्थापना वीर राघवाचारी एवं सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा स्थापित किया गया था। वीर राघवाचारी एवं सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए बाद में आनंद चार्लू भी इससे जुड़ गए। देखिए बाद में आनंद चार्लू भी जुड़ गए। जिसे नाम लिखवा रहे हैं उसको टिक लगा के पढ़ना घर में रात को। चार्लू, आनंद चार्लू लिख दूं क्या? आनंद चार्लू भी इस संस्था से जुड़ गए। आनंद चार्लू भी इस संस्था से आकर जुड़ गए। मद्रास महाजन लिख लिए सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अभी जो बताया पूछेगा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ? सेट मारे हैं कभी?
क्वेश्चन खूब आता है ना बहुत। 1881 अय्यर और वीर राघवाचार्य, ये सब कांग्रेस का कैसा संस्था है? पूर्ववर्ती, जो भारत में क्या चला रहा है? राष्ट्रवाद। राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रवाद। राजनीतिक चेतना भी और दूसरा राष्ट्रवाद। एक संस्था है बॉम्बे जो है प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, वो फिरोज शाह मेहता का, उसको भी लिखिएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1884। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1884। पॉइंट लिखिए इस संस्था के संस्थापक फिरोज शाह मेहता एवं बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखिए इस संस्था का उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद एवं भारत में राष्ट्रवाद एवं राजनीतिक चेतना को जागृत करना। चलिए खत्म हो गया आपका। ये सब संस्था है कांग्रेस का कैसा है? पूर्ववर्ती संस्था, जो भारत में क्या जगाने का काम कर रहा है? राष्ट्रवाद और राजनीतिक, ठीक है ना। अब लिखिएगा कांग्रेस की स्थापना। हेडिंग कांग्रेस की स्थापना। बताइए कौन ईस्वी में हुआ है? 1850। जरा आप इसके बारे में सुनिएगा क्या। देखिए 1857 का सिपाही विद्रोह हो गया। कौन विद्रोह? सिपाही विद्रोह हो गया। भारत में पत्र पत्रिका का जो है प्रचलन तो चल ही रहा था। भारत में समाज सुधार आंदोलन भी चल रहा था चरम पर। और उसी समय आपको पता होना चाहिए कि डफरिन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया है। कौन? लॉर्ड डफरिन। गवर्नर जनरल नहीं, उस समय तक वायसराय हो चुका था। हाँ, लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय बनकर आया। वायसराय बनकर आने के बाद क्या होता है कि लॉर्ड डफरिन को भारत में एक काम कर रहा था एक सिविल सेवाधिकारी, और भारत में एक सिविल सेवाधिकारी जो काम कर रहे थे जिनका नाम था एओ ह्यूम। क्या नाम था? एओ ह्यूम ने एक दिन लॉर्ड डफरिन से मिलकर कहा, उन्होंने भारतीयों के बारे में पूरा प्रदेश में कहा कि देखिए भारतीय लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा उबाल बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? भारतीयों के अंदर उबाल है, और वो उबाल कभी भी प्रस्फुट हो सकता है। क्या हो सकता है? वो भारतीयों के अंदर एक उबाल है, और वो उबाल इतना तेजी से है आप हम लोग ब्रिटिश के प्रति कि वो उबाल कभी भी एक दिन फूट जाएगा। क्या हो जाएगा? वो फूट जाएगा उबाल, और उसके बाद आपको भारत में जो है भारतीयों का उबाल को आप संभाल नहीं सकते। तो बोला क्या करें? तो उन्होंने जो है डफरिन को विश्वास में लेते हुए कहा कि अगर भारतीयों के उबाल को बचाना है, ब्रिटिश के प्रति उबाल जो मच रहा है उसको से अगर बचाना है, तो आप क्या कीजिए कि आप जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दीजिए, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे भारतीयों को इस तरह से उसको वहां पर जो है उसको साथ दे दीजिए, मतलब इस तरह से उसको उसमें जोड़ दीजिए कि वो उबाल जो है जो ब्रिटिश के प्रति था वो कम हो जाए, और वो संस्था के प्रति उसका झुकाव ज्यादा हो जाए। तो बोला क्या किया जाए? तो लॉर्ड डफरिन को विश्वास में लेते हुए कहा कि एक संस्था की स्थापना होनी चाहिए
और वो संस्था जिसका नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वो संस्था जिसका नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर इन सारे नेताओं को, इन सारे लीडरों को इसके अंतर्गत जोड़ दिया जाए और यही इसके अंतर्गत रहकर भारत में इसी के जो है एक छत के नीचे रहकर भारत में अपना राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से क्या हुआ, डफरिन ने इस बात की सहमति दे दिया कि जाओ अब तुम भारत में एक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करो। और डफरिन जब इस बात को दे दिया अनुमति, तो 1887 तक आते आते लॉर्ड डफरिन को लगा कि हम बहुत बड़ा क्या कर चुके हैं, भूल कर चुके हैं। इसलिए लॉर्ड डफरिन को कहना पड़ा, लॉर्ड डफरिन को कांग्रेस के प्रति उसका नीति जो है 85 में जो उदार नीति था, उस 87 तक आते आते उसकी नीति में क्या हुआ, परिवर्तन। उसकी दृष्टि वक्र हो गई और वो उसके प्रति जो दृष्टि जो वक्र हुआ वो अब उसको दबाना चाह रहा था। लेकिन जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन एक से बढ़कर एक लीडर का आगमन हो चुका था, कांग्रेस के पहले ही अध्यक्ष बन चुके थे WC बनर्जी, फिर आ गए तो उस समय आपका मुस्लिम अध्यक्ष जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, फिर जॉर्ज यूले बन गया अंग्रेज अधिकारी। फिर इस तरह से आपको मैं बताऊंगा कि कांग्रेस एक छत्र हो गया, उसके बाद उसको दबा नहीं पाया। बाद में कर्जन ने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा रहा है, कांग्रेस अब मर्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी भी बात सही नहीं हुआ और कांग्रेस एक समय आते आते एक अखिल भारतीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते रहा और जितने भी आगे का आंदोलन हुआ सब किसके अधीन हुआ, कांग्रेस। किसके अधीन हुआ, कांग्रेस हुआ ना जी, सब कांग्रेस का, चाहे वो विभाजन हो चाहे आंदोलन। लिखिए कि माना जाता है कि देखिए कि माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी, बोलिए ब्रिटिश अधिकारी एओ के प्रयास से हुआ था। ब्रिटिश अधिकारी एओ के प्रयास से हुआ था। ठीक है, सेवानिवृत्त अधिकारी थे। देखिए वे एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे, नियुक्त। ठीक है, वे एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे। नीचे लिखे सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में रहने का, ठीक है, सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में रहने का निर्णय लिया। ठीक है कि इनके अनुसार भारत में एक राष्ट्रीय चेतना जागृत हो चुका था। एक राष्ट्रीय चेतना जागृत हो चुका था जिसको दबाने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन, जिसको दबाने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना जरूरी था। ठीक है, इन्होंने लॉर्ड डफरिन को विश्वास में लेकर
भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। लिखिए, मार्च 1885 में यह तय किया गया कि तय किया गया कि 1885 में तय किया गया कि इंडियन नेशनल यूनियन का एक सम्मेलन, इंडियन नेशनल यूनियन का एक सम्मेलन, इंडियन नेशनल यूनियन का एक सम्मेलन क्रिसमस सप्ताह के दौरान पूना में आयोजित किया जाए। पूना में आयोजित किया जाए। देखिए, परंतु पूना में प्लेग फैल जाने के कारण, परंतु पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह सम्मेलन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला बैठक हुआ। एक पॉइंट और लिखिए, दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम, बोलो जी, कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस दिया। इसको इतना ही रखिए, फिर मिलेंगे आपको परसों। कल तो नेशनल छुट्टी है ना जी, तो बहुत आपको हम आगे करवाएंगे। चलिए, ज्यादा डाटा हो गया है, इसको एक बार घर पर क्या करिएगा, आज जो आपको कल छुट्टी है